नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में चुनावी तेवरों का ऐसा इंद्रधनुष बना है कि आप मंत्रमुग्ध भी होंगे और चकरा भी जाएंगे। छोटे छोटे दल तो अपने अपने दायरे में सिमटकर सत्ता की दहलीज पर अपना पूरा पांव ना सही, कम से कम एक दो उंगली तो टिका ही लेना चाहते हैं। लेकिन खुद को राष्ट्रीय और बड़ा दल बताने वाले भी कुछ एक ब्लॉक्स, कुछ एरिया में ही अपने बिसात बिछाने और दूसरे के बिसात काटने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में और आगे बढ़ने वाली सत्ता में उंगलियां ही उंगलियां होंगी। अंगद पांव कोई नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने परसों नागपुर में जिन तेवरों के साथ एक बड़ी हलचल मचाई है, उसने महाराष्ट्र की आधे से ज्यादा आबादी को एक झटके में राजनीति के केंद्र में ला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर फिर से ताजा कर दी। राहुल गांधी ने परसों नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन के जरिए जिस दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर पड़े गरीब सवर्ण तबके के समानता, न्याय और हक का सवाल उठाया, उसने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुंबई में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सत्ता वाली महायुति के सामने खतरे के वही बादल छा दिए हैं, जिनमें घिरकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी 9 सीट पर और पूरी महायुति 17 सीटों पर और केंद्र की मोदी की सरकार बहुमत से 32 सीट दूर गठबंधन की बैसाखियों पर आ गई। सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी का संविधान बचाओ अभियान वैसा ही असर दिखाएगा? जाति जनगणना के आसरे जो जातीय चेतना राहुल गांधी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान जगा चुके हैं, वो उसी तरह अब भी जागृत है, या हरियाणा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस उसे अपने हक में मोड़ सकता है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के जातीय समीकरणों के चक्रव्यूह में, जिसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही अपने हक में भेदना चाहते हैं। 5 महीना पहले हुए लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी दोनों को बराबर बराबर करीब 44% वोट मिले थे, लेकिन दोनों की सीटों में करीब दोगुने का अंतर था। विपक्षी अघाड़ी यानी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीती, जबकि महायुति यानी मोदी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गठबंधन ने सिर्फ 17 सीटें जीती। लोकसभा सीटों के मुताबिक अगर विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त की बात करें तो अघाड़ी करीब 153 सीटों पर और महायुति 126 सीटों पर आगे थी। असल अलग हिस्सों में बटे महाराष्ट्र के लिहाज से उसे समझा जाए तो अघाड़ी ने पिछले विधानसभा सीटों के मुकाबले विदर्भ में 23, मराठवाड़ा में 20, पश्चिमी महाराष्ट्र में 5 और मुंबई में 4 सीटों में बढ़त हासिल की। महायुति ने ठाणे कोंकण में 16 सीटें और उत्तरी महाराष्ट्र 9 सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की। पिछली बार महायुति की शिंदे सेना एकजुट शिवसेना थी और बीजेपी के साथ भी थी। इसी तरह अजीत पवार की एनसीपी एकजुट शरद पवार के पास थी, जो कांग्रेस के साथ थे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा 145 है। लोकसभा के आधार पर तो मोटा मोटा आकलन यही दिखाता है कि राज्य में अब की बार विपक्षी महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है, लेकिन सत्ता की उठापटक तो अंक गणित पर हो जाती है। चुनाव ऐसे सीधे सपाट अंक गणित पर नहीं होते, इसमें वोटरों और जातीय समीकरणों के बीच केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने उसी केमिस्ट्री के लिए परसों नागपुर में दमदार सभा की और नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी और संघ भी उसी केमिस्ट्री को साधने में जुटा है। जातियों की हिस्सेदारी अलग अलग परखें तो मराठा सबसे ज्यादा प्रभावी करीब 28% है।
इसके अलावा सबसे बड़ा चंक ओबीसी का है, करीब 38%। इस 38% ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी, कुनबी 7%, माली 7%, बंजारी 6% और धनगर 5% की हिस्सेदारी रखते हैं। मुसलमानों की कुल आबादी करीब 11%, दलितों के 12% और आदिवासियों की हिस्सेदारी आबादी के तौर पर करीब 9% है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस बौद्ध धर्म को अपना लिया था उसकी आबादी भी करीब 6% है, लेकिन यह अनुसूचित जातियों में ही शामिल है। महाराष्ट्र में ईसाई सबसे कम, करीब 1% और पारसी यहूदी जैसे बाकी समुदायों का एक छोटा सा चंक करीब 2% का है। लेकिन यह कुल 3% अल्पसंख्यक वर्ग वोटिंग के मामले में किसी पार्टी की जगह उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा करता है। बीजेपी जिस ब्राह्मण और उच्च जातियों की पार्टी मानी जाती है, उनकी आबादी महाराष्ट्र में सिर्फ 4% है। इन समीकरणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की लड़ाई में मराठा और ओबीसी किस कदर जरूरी है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में 58% उच्च जाति के मतदाताओं ने महायुति का समर्थन किया और 38% ने अघाड़ी का समर्थन किया। यहां इस स्टडी का एक हैरान करने वाला भी आंकड़ा समझ लीजिए। सरकार के खिलाफ मराठा आंदोलन और आंदोलन के नेता मनोज जांगड़े पाटिल के खुले ऐलान के बावजूद लोकसभा चुनाव में महायुति को 46% मराठा वोट हासिल हुए थे। हालांकि यह आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र के है, जहां पर खुद जांगड़े मौजूद रहते हैं और जो मराठों का गढ़ भी है। उस मराठवाड़ा में मराठा समुदाय ने महायुति के खिलाफ वोट दिया। यह आंकड़े विधानसभा चुनाव के लिए जो इशारा करते हैं वो ये कि मराठवाड़ा के बाहर मुंबई और ठाणे कोंकण जैसे इलाकों में मराठा आंदोलन का उतना असर नहीं है। लोकसभा में ओबीसी वोट बैंक आधा आधा बटा नजर आ रहा है। मराठा और ओबीसी के बाद आता है दलित और आदिवासियों का वो हिस्सा जो संविधान को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। राहुल गांधी महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में उनके हक की बात करके वो घूम रहे हैं और उनके हक की बात भी कर रहे हैं। दलित, आदिवासियों के पिछड़ेपन और गरीबी को राहुल गांधी बहुत सरल तरीके से मोदी सरकार की नीतियों और क्रोनी कैपिटलिज्म से जोड़ते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपकी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। राहुल का यह अंदाज इस समाज के भीतर तक असर तो करता है, लेकिन इसी समाज के बीच बीजेपी और आरएसएस की अपनी विंग भी सक्रिय है। बीजेपी को इसका फायदा भी 2014 से मिलता आ रहा है, लेकिन 10 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ नेताओं ने जब मोदी के 400 पार के नारे का असली मकसद समझाया तो दलित और आदिवासी समाज सतर्क हो गया। विपक्षी दलों और राहुल गांधी ने भी बीजेपी नेताओं के बयानों को हथियार बना लिया। नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र में करीब 46% दलितों ने अघाड़ी का समर्थन कर दिया। हालांकि करीब 35% दलित वोट महायुति को फिर भी मिल गया। इसी तरह आदिवासियों का 35% वोट महायुति को मिल गया, लेकिन 55% आदिवासी मतदाताओं ने अघाड़ी का समर्थन कर उसकी स्थिति मजबूत कर दी, जबकि 35% ने महायुति का समर्थन किया। मुस्लिमों के मामले में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति में ना ही कोई कंफ्यूजन है और ना ही कोई मुकाबला है, लेकिन इस बार
महाराष्ट्र के चुनाव में जो दो गठबंधन बने हैं उसमें कट्टर हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता का बड़ा ही अनूठा कॉकटेल है। एक और बीजेपी और शिंदे सेना के हिंदुत्व के साथ महायुति में अजीत पवार मुस्लिम वोट बैंक पर दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शरद पवार के मुस्लिम वोट बैंक के साथ उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व भी जुड़ा हुआ है। दोनों ओर के इस सामाजिक कॉकटेल ने चुनावों को उलझा भी दिया है और दिलचस्प भी बना दिया है। सीएसडीएस ने महाराष्ट्र में एक सर्वे किया जिसका समय लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले का था। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में उच्च जाति के वोटरों के बीच महायुति ने अघाड़ी के मुकाबले 25% की लीड ले ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये लीड 20% थी, जो सर्वे में 45% निकल कर आई। यहां जो अहम फैक्टर सामने निकल कर आया वो ये है कि उच्च तबका मोदी सरकार की नीतियों से कुछ नाराज जरूर था, जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन यह तबका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और विपक्ष को मजबूत होता नहीं देखना चाहता। इसीलिए जैसे ही लोकसभा चुनाव में उनकी नाराजगी से विपक्ष मजबूत हुआ तो फौरन यह तबका फिर बीजेपी के हक में लामबंद होने लगा। लेकिन दोस्तों, आंकड़ों के इस खेल को जमीन पर ऐसा ही मत समझिए। ये कुछ इस तरह से है कि उच्च वर्ग अगर बीजेपी और महायुति सरकार से नाराज है तो भी सर्वे में पूछे जात पर उसकी पहली पसंद बीजेपी और महायुति ही हो सकती है। लेकिन वोट डालने वाले दिन उनकी नाराजगी इस तरह सामने आ सकती है कि वो वोट डालने ही ना चाहें, जिसका नुकसान बीजेपी और महायुति को हो सकता है। लोकसभा चुनावों में भी ऐसा ही होने का अंदेशा जताया गया, जिसके लिए नाराजगी के साथ मौसम और गर्मी को भी जिम्मेदार माना गया। एक वजह बीजेपी के अति आत्मविश्वास और मोदी की बार बार गारंटी देने की अदा को भी माना गया। लेकिन वोटिंग के दिन 20 नवंबर को जो होगा वो तब होगा। सीएसडीएस के आंकड़ों के आईने में फिलहाल उच्च वर्ग में बीजेपी और महायुति को कांग्रेस और अघाड़ी के मुकाबले बढ़त हासिल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में उच्च वर्ग जीत या हार तय नहीं करता। तो सीएसडीएस के ओबीसी और दलितों के बीच सर्वे को भी परख लेते हैं। लोकसभा में हार के बाद भी केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद हालात कुछ सुधरे और महाराष्ट्र में महायुति ने अघाड़ी पर बढ़त 11% से बढ़ाकर कई फीसदी कर ली। लेकिन यह बढ़त बहुत ज्यादा फिर भी नहीं है, मामूली सी ही है और पूरे राज्य की कलेक्टिव बढ़त है। असल मुकाबला तो विदर्भ में है, जहां अभी भी कांग्रेस यानी अघाड़ी बीजेपी यानी महायुति से आगे है। इसी तरह दलितों के बीच लोकसभा में महायुति 11% पीछे थी। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले हुए सीएसडीएस सर्वे में महायुति को 7% की बढ़त मिलती दिख रही है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और दलित समाज की राजनीति करने वाली कुछ दूसरी छोटी पार्टियां भी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का वोट काट सकती हैं। ऐसी पार्टियों को इस काम के लिए ही इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की रणनीति भी रही है। जैसे मुस्लिम वोट काटने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मालूम है ओवैसी को बीजेपी का बी टीम भी कहा जाता है। इसी तरीके से यहां भी बीजेपी की रणनीति शायद हो सकती है ऐसा। इन्हीं हकीकत को देखते हुए महाविकास अघाड़ी ने सीटों का बंटवारा भी किया है। मराठवाड़ा और मुंबई कोंकण ठाणे में उद्धव और शरद पवार की टीम मुस्तैद है, तो अपने गढ़ विदर्भ में राहुल गांधी ने परसों कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया। अगर अपने बयानों में सतर्कता रखते हुए राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक और महाविकास अघाड़ी के नेता आगे बढ़ते रहे तो बीजेपी और महायुति के सामने मुश्किल बढ़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ प्रचार का एक बड़ा मौका
बीजेपी को खुद कांग्रेसी ही देते हैं। ऐसे में इन आंकड़ों की हकीकत भारी भी पड़ सकती है और पलट भी सकती है, क्योंकि वोटिंग के दिन तक कई फैक्टर्स आंकड़ों को बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो कैंडिडेट्स हैं। यह सर्वे सीट बंटवारे और उम्मीदवार फाइनल होने के पहले का है। इसके साथ ही महायुति का तकरीबन 25 सीटों पर खेल बिगाड़ने के लिए उनके बागी ही मैदान में मौजूद हैं और 12 के करीब बागी अघाड़ी का खेल भी बिगाड़ने के लिए मैदान में है। प्रचार के दौरान पार्टियों की पहुंच पकड़ और वादों का असर भी खूब होता है, खासतौर पर दलित और आदिवासी समाज पर। ऐसे में बीजेपी और महायुति के लिए आंकड़ों से उलट डगर मुश्किल ही नजर आती है, क्योंकि एक मुश्त 11% मुस्लिम वोट बैंक के साथ 28% मराठा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी अघाड़ी की ओर ही नजर आता है। सीएसडीएस सर्वे महायुति को मराठों के बीच 7 से बढ़कर 18% की मामूली बढ़त दिखती जरूर है, लेकिन इससे नतीजों में बड़ा फर्क दिखना मुश्किल है। वैसे भी इस चुनाव में मराठा आरक्षण से भी बड़ा मुद्दा उनकी अस्मिता का बन गया है, उद्धव और शरद पवार की पार्टियों को तोड़ने का बन गया है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो लोकसभा ही नहीं पिछले कई चुनाव से दिख रहा है कि अब वोटर आर या पार के अंदाज में ही वोट डालते नजर आएंगे और आते भी हैं। वोट काटने के लिए खड़े किए जाने वाली पार्टियों या फिर सत्ता की चाबी हथियाने और बार्गेनिंग की नीयत से लड़ने वालों को वोटर ठेंगा ही दिखाते हैं। ऐसा ही अमूमन देखने को आजकल मिल रहा है। कर्नाटक में जेडीएस, हरियाणा में लोकदल, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का हश्र और जम्मू कश्मीर में पीडीपी तक का अंजाम इसका सबसे बड़ा सबूत है। महाराष्ट्र में वैसे तो पार्टी के आधार पर चुनाव बिल्कुल जलेबी जैसा है, लेकिन गठबंधन के तौर पर जनता के सामने बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन है। मतलब कोई शक व शुबह नहीं है। अब देखना है कि इस क्लियर कट ऑप्शन का नतीजा पार्टियों के सहारे और कैंडिडेट के सहारे कितना बनता है या फिर कितना बिगड़ता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजनीति का हर एक संपूर्ण विश्लेषण देखने के लिए आप एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो जो भी वीडियो एक्सक्लूसिव खबर की टीम अपलोड करती है वो वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे और बेल आइकन के साथ तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हुआ है और संपूर्ण विश्लेषण पूरी जानकारी उसके अंदर वीडियो में राजनीतिक जानकारी आपको जरूर से उसमें मिल जाएगी A to Z। इसीलिए एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।